नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमको पढ़ना है अगला टॉपिक। मैंने आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातें की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और ये समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। वो सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इनमें ना मैंने आपसे दो टाइप कहे थे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अगर खुद में ही करंट हो और खुद ही अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, खुद के करंट की वजह से खुद में ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो उसे सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको लेंज लॉ समझाया था इस एग्जांपल के थ्रू। इसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है समझाता हूँ। एक्चुअली ये सामने ना एक रिंग बनी हुई है, उसमें एक करंट फ्लो हो रही है। तो ये करंट जैसे ये वाली रिंग है, ये जो रिंग है ना, इसमें ये अपने आप को ना जो करंट फ्लो करवा रही है अपने अंदर, इस रिंग में जो करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, ये करंट इस प्रकार से बिहेव कर रही है कि वो अपने आप को एस पोल की तरह बिहेव करवा दे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर एस पोल बन जाए तो एस पोल से रिपेल करेगा, है ना, ऐसे तो होगा। तो एस पोल से रिपेल करेगा और इसीलिए वो हमारे पास जो है रिपल्शन को शो करेगी। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये जो रिंग है, इसके अंदर इसकी खुद की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस रिंग को एन पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब करवाएगा। तो एन पोल की तरह ये बिहेव करवाएगा, सिंपल सी बात है, एस पोल और एन पोल। तो ये अपने आप को खुद ही अपने अंदर एक फील्ड जनरेट करेगा अपने अंदर। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो अगर खुद की करंट की वजह से खुद ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। तो आज का वही टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना, लिखो। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी self induction is the property of coil by virtue of which by virtue of which मतलब जिसकी वजह से the coil opposite the coil opposes any change in the any change in the strength of current in the strength of current flowing through it, flowing मतलब उसका अपोज करती है वो, by induced by
induced an EMF itself, and समझ आई बात। सेल्फ इंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो उस करंट का या उस स्ट्रेंथ का विरोध करती है जिसकी वजह से उसमें वो करंट आई है। समझ में आ गई बात। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है। कैसे विरोध करती है? एक ईएमएफ को इंड्यूस करके अपने अंदर ही। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, इस सवाल में ना इसके अंदर जो करंट आई है वो करंट क्यों आई है? इस मैग्नेट की वजह से आई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मैग्नेट को ही दूर भेजती है। वो मैग्नेट जब पास जा रही है ना और इसके पास जाने से करंट आई है, तो ये ना करंट जो है ना ये ऐसी कोशिश करती है, ऐसा प्रयत्न करती है कि इस मैग्नेट को दूर कर दे। समझने की बात। सो व्हेन अ करंट आई when a current I flows through a coil flows through a coil of n turns, the magnetic flux phi, the magnetic flux the magnetic flux phi link with the coil link with the coil इस तो बस सी बात है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है। तो हमने मान लिया कि एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग फ्लक्स को NLI लिख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जितनी आप करंट बढ़ाओगे ना उतना उसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होता जाएगा। तो यूजुअली 5 प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक एल आता है। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है, एक कॉइल है मान लो। इस कॉइल में अगर हमने करंट बढ़ा दी, सपोज आई करंट, ठीक है ना, तो आई करंट बढ़ाने पे होता क्या है बच्चों कि जो फाई है ना वो इस आई करंट के प्रोपोर्शन होता है। जितनी मात्रा करंट की बढ़ाते जाओगे उतना उसके अंदर फ्लक्स आता जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट एल आता है जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाए तो फ्लक्स भी n टाइम्स बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो वेयर एल कोफिशिएंट ऑफ, एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन coefficient of self-induction for self-inducting of the coils. कोई सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो मुझे सबसे पहले डी फाई अपॉन डी टी के साथ काम करना पड़ेगा। सो जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो डी फाई अपॉन डी टी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है। वी नो दैट द
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस d phi upon dt. So we can say that E is equal to minus L di upon dt also. बस इस प्रश्न को, इस इक्वेशन को ध्यान रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन 1, फाइंड द कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द सोलेनोइड। ये एक्सरसाइज एक तरह से आपके लिए ना, कैलकुलेट द self inductance for the solenoid। देखो बच्चों बड़ा आसान है, सोलेनोइड तो फिर आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए दो, एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को ये, एक पाइपलाइन भी ऐसी है कि इंसुलेटर की बनी हुई है पाइपलाइन, उसके आसपास आपने क्या लपेट दिया, एक कंडक्टिंग वायर लपेट दिया जस्ट लाइक दिस, फिर पाइपलाइन को हटा लिया, वायर लपेट के पाइपलाइन को हटा लिया, तो इस तरीके से हमारे पास सोलेनोइड बन जाएगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसे आई करंट कह देंगे हम लोग, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए, क्योंकि हमें फाई तो चाहिए, बी डॉट ए मतलब जो भी है, फॉर वन टर्न, अगर एक ही टर्न है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टर्न होते हैं ना, तो आपको जितने टर्न है उतने ही एन लगाने पड़ेंगे। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये हो जाएगा एन फॉर एन टर्न्स, ठीक है ना। और इसी वजह से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। देखो जो थीटा जो होता है बी और एरिया के बीच का एंगल है, बी आपको इधर जाना है, अगर कॉइल इस तरह के टर्न की है तो एरिया भी इधर ही जाएगा, सिंपल सी बात है, एरिया भी इधर ही जाएगा जो कि रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी, जीरो होते ही जो फाई का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए इजी। यहाँ से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोले तो आपको इतना तो पता ही है ना कि सोलेनोइड में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो अगर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला होता है। तो इसको याद रखते हुए हम ये बात लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। हम ये जानते हैं एन जो है ना यहाँ पे, एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, इससे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आई, ठीक है। हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट एल होता है तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। सो कंपेयर बोथ दिस थिंग्स, ऑन कंपेयरिंग, सो कंपेयर बोथ दिस थिंग्स, सो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, इसे बोलते हैं आंसर, ऐसे निकालते हैं आंसर, मतलब आपको एल निकालने के लिए कुछ भी करके फाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई, और फिर बाद में उसको कंपेयर कर लेना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस
calculate the self inductance for the circular coil, for the अब आपको पता है ये सर्कुलर कोइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो फाई निकाल सकते हो आराम से इन टर्म्स ऑफ आई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आई की टर्म्स में निकलेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कोइल है, इस सर्कुलर कोइल का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसका मान लेते हैं कि वो आर है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। हाँ, तो कुछ नहीं करना, केवल आपको फाई देखना है कि फाई क्या होगा। फाई इज इक्वल टू एन बी ए हो जाएगा हमारे पास। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डॉट ए मतलब वही बात है, बी डॉट ए मतलब वही बात है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वही एन बी हो जाएगा, क्योंकि बात वही पड़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, सरफेस भी बाहर की ओर है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। बाकी बी का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, वो आपको पता है कि म्यू नोड अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आई अपॉन 2r, सबको पता है ये बात। तो बस जैसे आप ये रख दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन 2r मल्टीप्लाई विद द आई। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है। तो फ्रॉम कंपेरिजन, इजी गोइंग में हम लोग निकाल सकते हैं कंपेयर करके कि एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। अब देखो, जो एरिया होता है ना सर्किल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपने एरिया की वैल्यू पुट कर दी पाई आर स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। सिंपल, समझ गए, है ना आसान। इस तरीके से आपको एल निकालना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। एल निकालने के लिए आपको फाई निकालना होगा, फाई निकालने के लिए आपको बी चाहिए। बहुत आसानी से ये सब प्रोसेस चलता है पूरा, है ना। आगे बढ़े, लिखो अगला, एक नोट डाल लो। नोट पर लिखना, when two coils sorry sorry when two coils are connected in a series, and the current in both and the current in both is in the same direction, is in the same direction, then
अगर मान लो कि दो कोयल है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो ये एक कोयल है, ये एक कोयल है, आपस में पास पास रखी हुई है, दोनों में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इनमें म्यूचुअल इंडक्शन भी हो जाएगा। अभी पढ़ाऊंगा मैं अगली लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाऊंगा। पर हाँ, इनमें खुद में अपना अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो रिजल्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस है, वो पहले वाली का सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरी वाली का सेल्फ इंडक्टेंस, और पहले की वजह से दूसरी में, दूसरे की वजह से पहली में, तो m प्लस एम, दैट मीन्स 2m हो जाएगा। m यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसकी वैल्यू होती है बेटा k, कोई कांस्टेंट होता है जो कि L1 L2 की टर्म्स में आ सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लो, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर हाँ, दो कॉइल्स का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस इस तरह निकालता है। अब अगर मान लो दोनों कॉइल्स हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम लाइन, when two coils are connected in series and the current is in both is in the opposite डायरेक्शन, बस ऑपोजिट कर दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m।
हम्म। तो बच्चों वापस आते हैं बैक टू द वर्क। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो आगे बढ़ो इसमें। तो आगे जब बढ़े तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो जाएगा। और तीसरा केस बनता है व्हेन टू coils आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना। अब चाहे पैरेलल में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट। आप ये सोचो कि आपको अगर ना पैरेलल कनेक्ट करना है, तो अगर दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, व्हेन टू coils आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, करंट वर्ंट की लफड़ा नहीं है, बस कनेक्टेड इन पैरेलल लिखना है आपको, है ना। तो इस स्थिति में 1/L जो होगा वो सेम वैसे ही है जैसे 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो ऐसे तो निकलता है उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 करके तो निकलता है ना बच्चों। सिंपल सी बात है। इसी स्थिति में आप इसको सॉल्व कर लेना तो L निकल जाएगा। ठीक है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो कर दिया जाए तो फिर वैसे ही काम हो जाएगा आपका। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इंडक्शन ना लगाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इंडक्शन ना लगाए, तो वैसे ही आपका काम इजी गोइंग में हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी से संबंधित है अगला जो टॉपिक, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कुछ झलकियां मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी हमारे पास में वक्त है इसलिए हम लोग इसको पढ़ सकते हैं इजी गोइंग में। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस आपका पूरा हो गया। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, आपको जो मैंने समझाया था ठीक वैसा ही है। होता क्या है बच्चों, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो और दूसरे कॉइल में इंडक्शन आ जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, और उसके थ्रू दूसरे कॉइल में भी क्या आ जाए, एक तरह से क्या क्या बोलते हैं करंट आ जाए, तो एक कॉइल की करंट की वजह से दूसरे कॉइल में करंट का आ जाना म्यूचुअल इंडक्टेंस कैटेगरी में कहलाता है। समझते हैं इस चीज को। हेडिंग दो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन। इसमें ध्यान देना बच्चों ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
It is the property of two coils by by virtue of which each coil each coil opposes any changes in the any changes in the strength of current in the strength of current flowing through the other flowing through the other by developing induced EMF। समझ आएगी बात। दो कोयल की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है बेटा, हर एक कोयल दोनों कोयल अपने अंदर जो करंट है, क्यों आई वो करंट, दूसरे वाली कोयल की वजह से, तो उस करंट के जनरेशन का अपोज करती है। कैसे करती है, अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करके। एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के समझाते हैं। जैसे मान लो ये सर्किट है, ये की है जिसको प्रेस करके हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। ये प्लस माइनस है, ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करवा दी बैटरी लगा के। इसमें हमने बैटरी लगा के करंट फ्लो करवा दी, और ये जो करंट आपकी फ्लो हो रही है बैटरी से, वो I1 करंट फ्लो हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसे बोलते हैं प्राइमरी कोइल, क्योंकि यहाँ बैटरी लगी हुई है और इस प्राइमरी कोइल में ही बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसे P बोल देंगे। अब हमने एक और कोइल लगा दी, जैसे ट्रांसफॉर्मर में होता है ना, ठीक वही है, ट्रांसफॉर्मर ही तो है ये। तो ट्रांसफॉर्मर की तरह काम किया मैंने और एक और कोइल लगा दी। तो बेटा पता है, जिस कोइल में हमने करंट फ्लो करवाई थी I1, उसी अकॉर्डिंगली इंडक्शन की वजह से इस कोइल में अपने आप एक करंट आ जाती है I2, और ये जो I2 करंट है वो ऑटोमेटिकली आई है। ठीक है, तो अगर ये IM हमारे पास में है तो अपोजिट में आ जाएगी एक करंट IB। इस करंट को देखने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही करंट आएगी ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, जिसे S बोल देंगे। बच्चों सुनो मेरी बात, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें अपने आप फ्लक्स आ गया, करंट आ गई, और ये जो फ्लक्स है φ2 सेकेंडरी कॉइल का, ये बढ़ता जाएगा जितनी जितनी आप प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ाते जाओगे। तो इस अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स जो है एक म्यूचुअल इंडक्शन से आया है, इसलिए M लगा देंगे I1 के थ्रू। तो φ2 इज इक्वल टू ये। तो सिंपल सी बात है, इफ फाई इज द अमाउंट ऑफ, मतलब फ्लक्स है ये, सो इफ फाई इज द amount of magnetic flux
linked with one coil linked with one coil when a current I when a current I flows through the other coil. अगर किसी दूसरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो पहली कॉइल में अपने आप फ्लक्स आ जाता है, या पहली कॉइल में करंट है तो दूसरी में फ्लक्स आ जाता है। तो वी कैन से दैट कि जो phi2 है वो आपने निकाल लिया, उससे निकल जाएगा आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और वो ईएमएफ हो जाएगा d/dt मल्टीप्लाई विद द Mi2। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। लिखो अ सोर्स सोलेनॉइड लिखो सवाल, एंड अ सोर्स सोलेनॉइड ओके, अ सोर्स सोलेनॉइड इसकी लेंथ आपको दे रखी है, क्या दे रखी है लेंथ, स्मॉल एल दे रखी है, रेडियस ए दे रखा है, विद एन टर्न्स with and turns per unit length per unit length lies on the axis lies on the axis of a very long solenoid of a very long solenoid, ठीक है। मतलब एक एक्सिस पे लाई कर रही है, किसकी एक्सिस पे, किसी दूसरी सोलेनॉइड की, जिसका रेडियस जो है वो है बी, एंड टू टर्न्स पर यूनिट लेंथ and 2 turns per unit length as shown in the figure, as shown in the figure। चलो फिगर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट I flows in this source
current I flows in the source solenoid, in the source solenoid, मान लो सोर्स solenoid में इतनी, what is the flux through, what is the flux through the long solenoid, through the long solenoid, ठीक है, समझाते हैं आपको। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे पास ना एक बड़ी सोलेनोइड है, उसकी एक एक्सिस है, बड़ी मतलब कि जिसकी रेडियस बी है ना। तो ये मैं बनाता हूँ एक बड़ी सोलेनोइड, दिस इज द बड़ी सोलेनोइड, है ना। ये लो, ये जो बड़ी सोलेनोइड है, इसका जो रेडियस है वो दे रखा है आपको स्मॉल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसके बाद में एक छोटी सोलेनोइड है, वो इसके अंदर है, मतलब इसकी एक्सिस पर दूसरी एक सोलेनोइड रखी हुई है छोटी वाली। मैं मान लेता हूँ कि ये एक्सिस जो इसकी बीच वाली है, इसके अंदर एक छोटी सोलेनोइड अपना स्थान घेरे हुए है, ठीक है। ये जो छोटी सोलेनोइड है ना, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एल लेंथ की है, ऐसा दिया हुआ है कि जो छोटी सोलेनोइड है उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल आपको दे रखी है। तो रेडियस उसकी कितनी दे रखी है, स्मॉल ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल ए है, ठीक है। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस तो ठीक है, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इसमें। तो जो फाई टू होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में, वो हो जाएगा जितने उसमें टर्न है उतना इंडक्टेंस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसका काम करेगा, पहले वाले का, क्योंकि करंट पहले वाले ही काम करेगी, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी पहले वाले का ही काम करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो एरिया है वो जितना बड़ा होगा सेकेंडरी कोइल का उतना काम करेगा, बाकी एंगल तो 0 डिग्री होता ही है नॉर्मली, क्योंकि एरिया मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होते, पैरेलल होते हैं। पहली वाली कोइल मतलब पहली वाली के अंदर जितनी करंट फ्लो हो रही है उस अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पहली वाली में म्यू एन वन, और करंट मान लेते हैं कि आई वन है, ठीक है। यहाँ पे एन वन जो है नॉर्मली होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ, जो भी छोटी वाली कोई है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे फाई टू आ जाएगा हमारे पास एन, उसमें जितने टर्न्स हैं सेकेंडरी कोइल में, और म्यू नॉट एन वन और आई वन पहले वाली में नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया सेकेंडरी कोइल का, जो भी है, और कोस जीरो का तो वैल्यू वन ही होता है, ठीक है।
बस अब हो गया तुम्हारा काम, ये तुम्हारा फ्लक्स है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो N2 म्यू नॉट ये हो जाएगा N1/L I1, और A2 मतलब बड़ी वाली कोयल, उसके अंदर जो इंडक्शन आएगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। तो बड़ी वाली का जो एरिया है वो कितना जाएगा, पाई बी स्क्वायर, ठीक है। बट इसमें एक लफड़ा है, बड़ी वाली कोयल का एरिया भले पाई बी स्क्वायर है, बट ना इसमें जो फ्लक्स आएगा ना बड़ी वाली कोयल में, वो इतने एरिया में से नहीं आएगा। बड़ी वाली कोयल का एरिया भले ही पाई बी स्क्वायर है, पर जिस एरिया में से फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इतना बड़ा एरिया नहीं होगा, वो इतने एरिया में से फ्लक्स बाहर आएगा। बस बड़ी वाली कोयल का केवल इतना ही एरिया यूज आएगा। तो हम यहाँ पर पाई बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम एक काम करते हैं, हम है ना इसको ए लिख देते हैं बस, है ना, क्योंकि जितने एरिया में से फ्लक्स बाहर आता है वही एरिया लिखना होता है। तो जितना फ्लक्स बाहर आएगा ना जितने एरिया में से, वो पाई ए स्क्वायर एरिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाई ए स्क्वायर छोटी वाली कोयल का एरिया हम लोग लिख रहे हैं, ना 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 ना। हम बड़ी वाली कोयल का वो एरिया लिख रहे हैं जिसमें से फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो करंट इतने में से ही फ्लो हो रही है पाई ए स्क्वायर में से, तो इतने में से ही फ्लक्स बाहर आएगा। बस हो गया तुम्हारा काम। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉड N1 N2 पाई ए स्क्वायर बाई 2 आई। तो हम लोग जानते हैं कि फाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई विद द I1। कंपेयर कर लो, तो हो जाएगा म्यू नॉड N1 N2 पाई ए स्क्वायर अपॉन। समझ गए कि नहीं समझे? इजी है ना। तो ऐसे ही सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो जितने एरिया में से करंट फ्लो होगा ना लॉन्ग सोलेनोइड की, उतना ही एरिया हमको लिखना है। चलिए बाकी वाला काम अगली क्लास में करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फिलहाल के लिए, बाय बाय।